वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द पेशेंट विच अफेक्ट ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एंड डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को जानने से पहले हम थोड़ा सा जीआईटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जीआईटी के नेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जीआईटी का टोटल मीन लेंथ अगर बात करें तो अबाउट 450 सेंटीमीटर का होता है ये। ठीक है, फ्रॉम स्टमक टू रेक्टम। उसी प्रकार इसका 4 मेन फंक्शनल एरिया है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब इस टेबल के हेल्प से हम इन चारों में डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, क्या पीएच होता है, देन उसका लेंथ, सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो और ट्रांजिट टाइम क्या क्या होता है, इसको देखते हैं। पहले स्टमक की अगर बात करें तो पीएच होता है इसका 1 to 3, मतलब बहुत ही लो है पीएच। एसिडिक ड्रग के लिए गुड एब्जॉर्प्शन साइट है ये। ठीक है, एसिडिक ड्रग जनरली लो पीएच पे ही एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा वहां पर। ठीक है, उसी प्रकार अल्कलाइन ड्रग लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि बेसिक ड्रग को अल्कलाइन पीएच ही चाहिए। ठीक है, रेक्टम भी गुड एब्जॉर्प्शन साइट हो सकता है बेसिक ड्रग के लिए। उसी प्रकार अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच की बात करें तो 5 to 7.5 होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच 7.9 to 8 होता है। रेक्टम का पीएच 7.5 to 8 होता है। ठीक है, लेंथ की बात करें टोटल लेंथ की तो लेंथ होता है सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर फॉर द स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, 285 सेंटीमीटर का। लार्ज इंटेस्टाइन 110 सेंटीमीटर, देन रेक्टम 20 सेंटीमीटर। अगर सरफेस एरिया की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। स्क्वायर मीटर में बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मीटर में अगर बात करें सरफेस एरिया की तो स्टमक का बहुत ही कम सरफेस एरिया होता है, देखा जाए तो 0.1 to 0.2 स्क्वायर मीटर। देन स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन इसमें ज्यादा है, 200 स्क्वायर मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो 0.15 स्क्वायर मीटर, रेक्टम 0.02 स्क्वायर मीटर। ब्लड फ्लो की बात करें, कितना लीटर ब्लड फ्लो होता है पर मिनट में, तो स्टमक में 0.15, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1, लार्ज इंटेस्टाइन में 0.02 एंड रेक्टम में 0.02 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगेन इसमें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर ट्रांजिट टाइम की बात करें, आवर्स में अगर इसको देखते हैं हम, ट्रांजिट टाइम मतलब कितने टाइम तक ड्रग उस जगह पे रह सकता है। ठीक है, वहां से मूव कितने टाइम के बाद करेगा, तो स्टमक में है 1 to 5 आवर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में है 3 to 6 आवर्स, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ज्यादा है ट्रांजिट टाइम, ठीक है, 6 to 12 आवर्स एंड रेक्टम में 6 to 12 आवर्स। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको समझने के लिए। अगर हम हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन देखें तो कहां पर होता है हाईएस्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल टाइप के फोल्ड होते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग पे, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग। इसी फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग की वजह से इसको लार्ज सरफेस एरिया मिलता है और ड्रग इजिली यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर इसको जूम करके देखें, एक सेल को अगर हम देखें यहाँ से तो इस प्रकार का दिखेगा, इस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये माइक्रोविलाई लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग। उसी प्रकार अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसमें माइक्रोविलाई और जो विलाई है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जनरली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेस्ड होता है। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन बहुत कम ड्रग है जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड स्पेशली ऑल टाइप ऑफ ड्रग, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ऑल टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी प्रकार अगर स्टमक की बात करें तो ऐसे ड्रग जो कि लिपोफिलिक है या फिर एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, इन ड्रग के लिए स्टमक जो है गुड एब्जॉर्प्शन साइट है। रेक्टम भी जनरली ऑल टाइप ऑफ ड्रग को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इसका ट्रांजिट टाइम जनरली ज्यादा होता है। सो दिस आर ऑल अबाउट सम बेसिक ऑफ द जीआईटी, जिसके आधार पे हम फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को एंड वायबिलिटी को समझेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज। एज की अगर बात करें तो ड्रग जो है बेस्ट एब्जॉर्ब होता है एडल्ट्स पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू इन्फेंट्स एंड एल्डरली पेशेंट। एडल्ट्स पे क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया रहता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। ठीक है, उसी प्रकार उसका गैस्ट्रिक जो पीएच होता है वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे रहता है। बट अगर इन्फेंट्स की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक पीएच बहुत ज्यादा रहता है। उसी प्रकार सरफेस एरिया और ब्लड फ्लो कम रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एडल्ट्स।
एल्डरली पेशेंट में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का एक बड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, ये ऊंच नीच हो सकता है, जो ट्रांजिट टाइम है, एम्प्टिंग टाइम है उस पर। उसी प्रकार सरफेस एरिया और ब्लड फ्लो भी कम रहता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। एक्लोरहाइड्रा का इसमें मेजर कंप्लेंट रहता है। एक्लोरहाइड्रा मतलब होता है लो सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। ठीक है, स्टमक में अगर एसिड ही नहीं रहेगा तो एसिडिक ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा वहां से। ड्रग के साथ साथ बहुत सारे फूड आइटम्स को भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा एल्डरली पेशेंट पे कि खाना ठीक से नहीं पचता या फिर कोई भी ड्रग उस पर जल्दी काम नहीं करता, तो ड्यू टू एक्लोरहाइड्रा होता है ये। HCl का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है एल्डरली पेशेंट पे। ठीक है, और बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे इनका जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो ये सब कारण की वजह से एज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये एक मेजर रोल रखता है ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी पे। सो इट इज़ बेस्ड इन द एडल्ट्स। देन हमारा नेक्स्ट फैक्टर है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या है? मतलब पासेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम स्टमक टू द इंटेस्टाइन। मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन में आने का जो प्रोसेस है ड्रग का, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग शुड बी फास्ट, शुड बी रैपिड, मतलब जल्दी ही ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो रहा तो बायोबिलिटी डिक्रीज होगा, इसलिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग शुड बी रैपिड। ठीक है, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बेटर बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग, ताकि बायोबिलिटी इंक्रीज हो, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो। अब इसमें दो चीज़ जानने वाली बात है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम एंड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। टाइम मतलब कोई भी ड्रग कितना टाइम लगाता है फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन में आने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट क्या होता है? स्पीड की बात इसमें होती है। ठीक है, कितने स्पीड से स्टमक से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। ठीक है, कितने तेज़ी से ये प्रोसेस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट अगर ज़्यादा हुआ, जल्दी आ रहा है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो टाइम है वो कम होगा। उसी प्रकार अगर ये स्पीड कम है तो ये टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अगर ज़्यादा हुआ तो रेट कम होगा, रेट ज़्यादा हुआ तो टाइम कम होगा। ठीक है, तो हमारे लिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट शुड बी मोर, क्योंकि ऐसे बहुत कम ड्रग होते हैं जो स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो अगेन बहुत सारे सब फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे मेजर रोल है मील का। ठीक है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये सभी प्रभावित करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को। तो पहले अगर इसका वॉल्यूम की बात करें, मतलब कितने मात्रा में अगर हम देखें मील को, तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं, मोर मील लेते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बहुत कम मात्रा में लेते हैं खाना को, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है फास्ट रहेगा, जल्दी से ड्रग जो है इंटेस्टाइन में जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ मील। ठीक है, मतलब हम डाइट में क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं कि प्रोटीन या फैट, वो सब भी अफेक्ट करेगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो बहुत ही जल्दी पास हो जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन में। उसी प्रकार अगर प्रोटीन की बात करें तो ये सेकेंड नंबर पर रहेगा, मतलब ना ज़्यादा टाइम लेगा ना जल्दी पास होगा। ठीक है, और जबकि फैट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में। ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल या फिर ड्रग पार्टिकल बहुत टाइम तक स्टमक पे ही रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने में उसमें टाइम लगेगा अगर हम फैटी रिच डाइट लेते हैं तो। लेकिन जैसे पुअरली सॉल्युबल ड्रग है, स्पेशली ग्लाइसोफिल्विन, ठीक है, ग्लाइसोफिल्विन के लिए फैटी डाइट बहुत अच्छा होता है, इसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर विस्कोसिटी की बात करें तो जो लिक्विड डाइट होता है वो इजिली पास होगा स्टमक से। ठीक है, लिक्विड विल बी इजिली पास फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर सॉलिड फूड की बात करें तो ये टाइम लेगा। ठीक है, डिले हो जाएगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अगर हम एप्पल खाते हैं तो थोड़ा सा टाइम में पास होगा, लेकिन एप्पल जूस लेते हैं तो तुरंत वो पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से। ठीक है, तो ये रिलेशन है विस्कोसिटी का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में। ठीक है, उसी प्रकार अगर टेम्परेचर की बात करें तो ऐसे डाइट जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो या फिर बहुत लो हो, बॉडी टेम्परेचर से बहुत हाई होना या बहुत लो होना किसी भी डाइट का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को डिले करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। बॉडी टेम्परेचर से जो डाइट मैच करता है वो इजिली पास हो जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमारे लिए डाइट कैसे रहना चाहिए? एक तो ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए, एक एप्रोप्राइट मात्रा में हमको डाइट लेना चाहिए। कंपोजिशन भी हमको प्रोटीन डाइट लेना चाहिए ड्रग लेने से पहले। देन विस्कोसिटी शुड भी लिक्विड होना चाहिए, अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो पेशेंट को जूस दिया जाता है, देन उसके बाद दवाई दिया जाता है। उसी प्रकार टेम्परेचर देखें तो खाना का टेम्परेचर बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ड्रग बेटर एब्जॉर्ब होगा। देन हमारा नेक्स्ट सब फैक्टर जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को अफेक्ट करता है वो है GIT pH। ठीक है, और ये बहुत हद तक फूड मटेरियल के pH पे डिपेंड करता है। ऐसे फूड कंटेंट जिसका pH लो हो,
ठीक है, जो एसिडिक हो वो गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम को भी स्लो कर देता है। मतलब फूड पार्टिकल बहुत टाइम तक स्टमक में रहेगा और अगर उसके बाद हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी स्टमक में बहुत टाइम तक रहेगा। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम को ये स्लो कर देता है। उसी प्रकार ऐसे डाइट जिसका पीएच ज़्यादा हो, ठीक है, जो एल्कलाइन नेचर का हो, तो गैस्ट्रिक एम्पटाइम रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब वो तुरंत पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा नेक्स्ट सब फैक्टर जो गैस्ट्रिक एम्पटाइम को इफेक्ट करता है वो है स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं या फिर एनजाइटी हमको, ठीक है, ऐसा कंडीशन जब हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या एनजाइटी, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, तो स्टमक की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब स्टमक की मोटिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर फूड कंटेंट या फिर ड्रग कंटेंट है जो वो इजीली पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, और इसका उल्टा होता है डिप्रेशन में। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर जो है स्टमक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब ड्रग कंटेंट वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन जो है, बायोबिलिटी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्रेशन और एक्सरसाइज कम करता है एब्जॉर्प्शन को, बायोबिलिटी को, और स्ट्रेस जो है और एंजाइटी जो है वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो सब फैक्टर है वो है डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, तो अगर कोई डिजीज़ है हमारे शरीर पे, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर या डायबिटिक कंडीशन है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम को स्लो कर देता है। ठीक है, सो ड्रग विल टेक मोर टाइम टू मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी प्रकार अगर डिओडेनम में अल्सर है, ठीक है, या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये प्रमोट करेगा, मतलब ड्रग इजिली पास हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सब फैक्टर है ड्रग। ठीक है, तो कुछ ऐसे ड्रग भी हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटाइम को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, उसको स्लो करते हैं। उसमें से मेजर है एंटासिड्स, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंटीकोलिनर्जिक्स भी, क्योंकि ये सिक्रीशन को कम करता है, जैसे कि एट्रोपिन। उसी प्रकार ओपियोइड एनाल्जेसिक की बात करें, मॉर्फिन की, तो ये भी गैस्ट्रिक एम्पटाइम को स्लो कर देता है। एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें, जैसे कि इमिप्रापिन, और एंटी एमिटिक्स जैसे कि डोमपेरिडोन या सीसाप्राइड, ये सारे भी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देता है। मतलब ड्रग जो है इजीली मूव नहीं करेगा और ज़्यादा टाइम लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आने में फ्रॉम स्टमक। उसी प्रकार नेक्स्ट सब फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वाटर एडमिनिस्टर करते हैं या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हमारी स्टमक से मैच ना करता हो और उससे कम हो, तो उस केस में भी ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ा देता है। पर अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करें बॉडी पे तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट और ऑस्मोटिक प्रेशर का भी इसमें रोल है गैस्ट्रिक एम्पटिंग में। उसी प्रकार बॉडी पोस्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक एम्पटिंग में। अगर कोई बंदा है, कोई पेशेंट है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बाद स्टैंड अप पोजीशन में रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज होता है। ठीक है, मूवमेंट को फास्ट कर देगा फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बट अगर वो लेट जाता है, लाइंग पोजीशन में है, तो गैस्ट्रिक एम्पटाइम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ सब फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अफेक्ट करता है। तो हमको एक चीज़ याद रखना है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग शुड बी रैपिड। ठीक है, जल्दी होना चाहिए। और ये स्पेशली उस केस में ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि जिसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको चाहिए, तुरंत एक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे कि सेडेटिव के केस में हमको एक्शन तुरंत चाहिए, इस केस में हमको रैपिड होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर एंट्रिक कोटेड टैबलेट की बात करें, एंट्रिक कोटेड टैबलेट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होता है, तो उसका स्टमक में कोई रोल नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होना है, तो उस केस में भी रैपिड होना गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रिक्वायर्ड। या फिर ऐसे ड्रग की बात करें जो गैस्ट्रिक फ्लूइड पे स्टेबल ही ना हो, जैसे कि पेनिसिलिन जी की अगर बात करते हैं हम, तो ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में स्टेबल ही नहीं होता है। सो ये स्टमक से जल्द पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज़्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार विटामिन B12 की बात करें अगर, तो इसका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उस केस में भी इसका स्टमक में कोई रोल नहीं है, तो वहाँ से वो जल्दी पास हो जाना चाहिए। तो रैपिड होना तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन खासकर इन ड्रग्स के लिए रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इज डिजायरेबल। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करता है वो है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट मतलब स्टमक से तो पास हो गया इंटेस्टाइन में ड्रग मटेरियल या फूड मटेरियल, लेकिन वहां पर कितना टाइम तक वो रुक रहा है इंटेस्टाइन में ताकि वो बेटर एब्जॉर्ब हो जाए, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसी टाइम को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। ठीक है, तो अगर हम इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट के बारे में बात करें, कहाँ कितना टाइम लगता है, कितना ट्रांजिट टाइम है, तो डिओडेनम का है 5 मिनट्स, जेजुनम का 2 आवर्स, इलियम का 3 to 6 आवर, कैकम का 0.5 to 1 आवर, और कॉलोन है लास्ट में 6 to 12 आवर। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजिट टाइम किसका है? कोलोन का, 6 to 12 आवर।
उसी प्रकार सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, ड्यूडेनम 5 मिनट, क्योंकि ये स्टमक से जस्ट नीचे होता है ड्यूडेनम, वहां से ड्रग या फूड मटेरियल फास्टली पास होकर जिजनम में आ जाता है, तो यहाँ पर 2 आवर है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है इलियम 3 to 6 आवर्स। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कौन कौन से पार्ट में कितना टाइम लगता है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है, अलग अलग पार्ट में कितना कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइनल स्टेप आ जाता है कि कौन कौन से पार्ट में ड्रग कितना कितना टाइम तक रुक रहा है। तो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम एक जनरली रेसिडेंस टाइम है, कितना टाइम तक ड्रग या फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में रहता है, और ये डिपेंड करता है 2 मेजर फैक्टर पे इंटेस्टाइन के, जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा इंटेस्टाइन एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से होके गुजरते रहता है। ठीक है, जिससे ड्रग का या फूड मटेरियल का एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है और वो नीचे की तरफ खिसकते जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो नीचे की तरफ खिसकते जाएगा उतना ज़्यादा उसका विस्कोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब होते जाएगा ये वाटर कंटेंट या फिर इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होते जाएगा। तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है इसी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जैसे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अलग अलग फैक्टर से इफेक्ट हो रहा था, उसी प्रकार इंटेस्टाइनल ट्रांजिट भी 3 मेजर फैक्टर से इफेक्ट होता है, फूड, ड्रग का नेचर और डिजीज कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जीआईटी पीएच। जीआईटी पीएच भी बहुत हद तक ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करता है, क्योंकि जीआईटी के अलग अलग साइड पे अलग अलग पीएच होता है, और ये जीआईटी का जो पीएच डिफरेंस है वो अराउंड 10⁻⁷ फोल्ड तक हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग पीएच देखा गया है। अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम जीआईटी में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पीएच जो है इंक्रीज होते जाता है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर स्टमक की बात करें तो वहां पर पीएच जो है बहुत ही कम होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो कंसेंट्रेशन है, पीएच जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो जीआईटी का पीएच है वो अलग अलग तरीके से ड्रग को अफेक्ट करता है, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन टाइम को बढ़ाना या घटाना, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग और उसका स्टेबिलिटी, जिसमें से मेजर है डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो वीक एसिड रहते हैं या फिर वीक बेस रहते हैं, वो अपने पीएच पे ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, एसिडिक पीएच में वीक एसिड डिसॉल्व होगा और उसी प्रकार एल्कलाइन पीएच में वीक बेस डिसॉल्व होगा। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें भी एसिडिक ड्रग मोर डिसॉल्व इन द एसिडिक पीएच, तो लाइक ड्रग लाइक पीएच, हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइक ड्रग लाइक पीएच। अगर एस्प्रिन की बात करते हैं तो स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर मॉर्फिन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक ड्रग है, और उसी प्रकार एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ये सब अगर देखें अलग अलग फॉर्मुलेशन फैक्टर भी है, वो जीआईटी पीएच पे ही डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे कि मैंने बताया पेनिसिलिन जी की अगर बात करें या फिर इरिथ्रोमाइसिन की बात करें, ये सब एसिडिक पीएच में डिग्रेड हो जाता है, स्टेबल रहता ही नहीं है। ठीक है, वो इंटेस्टाइनल पीएच पे जाके ही डिसॉल्व होगा, तो उसको प्रोड्रग के फॉर्म में हमको बॉडी पे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। प्रोड्रग मतलब क्या होता है, ड्रग का ऐसा फॉर्म जो कि इनएक्टिव हो, बॉडी पे एडमिनिस्टर करें तो, लेकिन जैसे ही वो बॉडी में जाए तो एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव फॉर्म में प्रो इससे हट जाए, मतलब कुछ अटैचमेंट अगर हम उसमें लगाए हैं तो वो हट जाए और ड्रग को रिलीज करे। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी, इरिथ्रोमाइसिन, ये सबको प्रो ड्रग के फॉर्म में हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो जीआईटी पीएच का बहुत मेजर रोल है ड्रग एब्जॉर्प्शन पे और बायोअवेलेबिलिटी पे। देन नेक्स्ट मेजर फैक्टर है डिजीज स्टेट। ठीक है, अगर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा ही नहीं, वो पहले से डिजीज कंडीशन में है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी तो इफेक्ट हो गई। ठीक है, तो वैसे तो बॉडी में कोई भी डिजीज अगर हुआ तो वो इफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी को, लेकिन 3 मेजर डिजीज जो कि हाई इंपैक्ट डालता है इस पे, वो है जीआईटी पे डिजीज होना, हार्ट पे डिजीज होना या फिर लीवर पे, जिसमें से सबसे मेजर रोल रखता है जीआईटी डिजीज। ठीक है, जीआईटी डिजीज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एसिड का कम सीक्रेट होना स्टमक में, एक्लोरहाइड्रा हम पहले भी पढ़े हैं, उसी प्रकार माइक्रोबियल फ्लोरा का कम हो जाना, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, एंजाइम्स है हमारे जीआईटी पे, वो कम हो जाता है, तो उससे भी ड्रग एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। अगर लार्ज फैक्टर की बात करें तो कुछ कैंसर हो जाना कोलोन पे, या फिर रिसेंटली जीआईटी पे कुछ सर्जरी हुआ हो जैसे कि गैस्ट्रेक्टोमी, उससे भी डोज डंपिंग की समस्या देखी जाती है। तो ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, एंड जीआईटी प्लेस मेजर रोल इन दिस।
और अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो इसमें जैसे कि एक मेजर होता है कार्डियक फेलियर, जिससे कि एडिमा हो सकता है। एडिमा से ड्रग एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी इफेक्ट होगा। ठीक है। लिवर डिजीज की अगर बात करें तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस जो सीक्रेट होते हैं लीवर से, वो लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो डिजीज कंडीशन किसी भी तरीके से होना हमारे लिए निगेटिव ही है। सो पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस डिजीज कंडीशन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी ऑफ एनी अदर ड्रग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीआईटी कंटेंट। ठीक है। जीआईटी में पहले से क्या मटेरियल प्रेजेंट है वो भी इफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी को। तो जैसे कि पहले से जो फूड प्रेजेंट है, फूड सॉलिड है कि लिक्विड है, या उसका क्या नेचर है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, वो इफेक्ट करेगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। उसी प्रकार कोई ड्रग है पहले से बॉडी पे, जीआईटी पे, तो एक बड़ा टॉपिक हो जाता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। उसके अलावा सेल्फ कंटेंट, मतलब अगर फूड भी नहीं है, ड्रग भी नहीं है बॉडी पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड पहले से नहीं है ड्रग, लेकिन बॉडी का सेल्फ कंटेंट जैसे कि म्यूसिन एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, म्यूकस के ऊपर एक स्लीपरी लेयर चढ़ा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, वो भी इफेक्ट कर सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। इंजाइम्स, कुछ इंजाइम्स जो डिग्रेड कर सकते हैं ड्रग को, ठीक है, उसको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट पे, या प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो भी इफेक्ट कर सकते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को। उसी प्रकार बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो ये सारे चीजें जीआईटी कंटेंट के जो कहीं ना कहीं ड्रग एब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ ड्रग का, जो कि जीआईटी में फूड प्रेजेंट होने से उसका एब्जॉर्प्शन या तो डिले हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर अनअफेक्टेड है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, आप इसको समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंजाइम्स। तो जीआईटी में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर लीवर के एंजाइम्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, और उसी को हम उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब ड्रग जो है ब्लड में पहुंचने से पहले ही कुछ एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है, एंजाइम उसको तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स पे, और वो पहुंच नहीं पाता, या फिर उसको इनएक्टिव कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन में उसका बहुत ही कम फ्रैक्शन पहुंच पाता है, उसी को उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होता है उसका साइट ल्यूमेन पे हो सकता है, उसी को हम ल्यूमिनल एंजाइम बोलते हैं। गट वाल में भी हो सकता है, उसको गट वाल एंजाइम्स बोलते हैं। बैक्टीरियल एंजाइम्स, मतलब कुछ माइक्रोबियल फ्लोरा होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी इफेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार हेपेटिक एंजाइम, लीवर से सिक्रीट होने वाला जो एंजाइम्स है, वो सारे इफेक्ट कर सकते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। तो ल्यूमिनल एंजाइम्स का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, पेप्टाइडेस एंजाइम। ठीक है। उसी प्रकार गट वाल एंजाइम्स का एक बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, जो कि अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है, इनहिबिट करता है, एडीएच भी बोलते हैं इसको। उसी प्रकार माइक्रोबियल फ्लोरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है बहुत सारे ड्रग को इनएक्टिव करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए। और हेपेटिक एंजाइम्स तो एक मेजर साइट है ही, जहां पर मोस्ट ऑफ द ड्रग जैसे कि आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलोल, ये सारे वहां पर इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है ब्लड फ्लो इन द जीआईटी। ठीक है। जीआईटी में एक प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो होते रहता है, ठीक है, ऑलवेज। उसी को हम बोलते हैं स्प्लैंचनिक सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है। जो कि 500 to 1000 टाइम्स ज्यादा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन से। इससे हमको क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड से एज कम्पेयर टू लिम्फ। ब्लड कैपिलरीज का एक ह्यूज और डेंस नेटवर्क होता है ओवर द जीआईटी टू एब्जॉर्ब ड्रग, ठीक है, फ्रॉम इट, जो कि एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। बट कुछ डिजीज कंडीशन या सर्जरी की वजह से ये लेवल मेंटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी इफेक्ट होता है। तो ब्लड फ्लो इन जीआईटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर विच इफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड विच आर रिलेटेड टू द पेशेंट। मतलब बॉडी से जो रिलेटेड फैक्टर्स है वो हमने आज डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको पता चले जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग इज, मतलब अधिकतर ड्रग कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, उसका मेजर साइट कौन सा है एब्जॉर्प्शन का। तो ऑप्शंस आर इंटेस्टाइन, कोलोन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग। चाहे उस ड्रग का नेचर कैसा भी हो, लिपोफिलिक हो, हाइड्रोफिलिक हो, एसिडिक हो या एल्कलाइन, जनरली ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत लोग तो ऑप्शन देखते ही इंटेस्टाइन को टिक कर देंगे, बट इंटेस्टाइन में कोलोन भी आ जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट पास और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। मतलब इनमें से क्या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म का कारण है। ठीक है। तो ऑप्शंस आर हेपेटिक एंजाइम्स, ल्यूमिनल एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंजाइम्स, गट वॉल एंजाइम्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, ये सारे के सारे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म का एक कारण है, जिससे ड्रग जो है ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले इनएक्टिव या फिर मेटाबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोग हेपेटिक एंजाइम को ही सोचते हैं, लीवर को, लेकिन ल्यूमिनल में या फिर बैक्टीरियल या गट वाल में जो प्रेजेंट एंजाइम्स वो सारे भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ड्रग इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ फूड इन द जीआईटी। मतलब कौन से ड्रग का ओरल एब्जॉर्प्शन प्रभावित नहीं पड़ता जीआईटी में फूड प्रेजेंट होने से। ठीक है, तो ऑप्शंस आर पेनिसिलिन, लीवाडोपा, मिथाइलडोपा या फिर डिगॉक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या है? मिथाइलडोपा। ठीक है, लीवाडोपा की अगर बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, पेनिसिलिन की बात करें तो इसका भी एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाता है, और अगर डिगॉक्सिन की बात करें तो इसका डिले होता है, एब्जॉर्प्शन जो है थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन रिटार्ड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। मतलब इनमें से कौन सा डिजीज कंडीशन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को रिटार्ड कर देता है या फिर स्लो कर देता है। तो ऑप्शंस आर डिओडिनल अल्सर, हाइपरथायरॉयडिज्म, गैस्ट्रेक्टोमी या फिर डायबिटीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डायबिटीज। डायबिटीज ऐसा कंडीशन है जिसमें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट रिटार्ड हो जाता है, स्लो हो जाता है, और इससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम तक स्टमक में फूड मटेरियल या ड्रग मटेरियल रहेगा। उसी प्रकार अगर डिओडिनल अल्सर, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर गैस्ट्रेक्टोमी की बात करें तो ये प्रोमोट करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को। ठीक है, प्रोमोट करता है। अगर स्टमक में अल्सर हुआ रहता, गैस्ट्रिक अल्सर रहता या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म रहता तो ये फिर रिटार्ड करता। अगर गैस्ट्रेक्टोमी की बात करें तो ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन एक सर्जरी होता है जब जीआईटी पे, तो वो भी प्रोमोट करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज या फिर आर। मतलब ट्रू स्टेटमेंट बताना है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग से रिलेटेड। इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शंस आर स्लो एम्प्टिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज्ड वायबिलिटी। मतलब वायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, स्लो होना चाहिए, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, इट इज जीरो ऑर्डर प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट सोर्स स्लो जीईआर, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट एज कंपेयर टू फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्लो होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट एज कंपेयर टू फैट के। और फोर्थ ऑप्शन इज इमोशनल स्टेट डजेंट अफेक्ट इट, इमोशन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें से ट्रू कौन सा है आपको ये पता करना है, बताइए इसका आंसर। तो ऑल ऑप्शंस आर फॉल्स। ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के ऑप्शन ऐसे डाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर फॉल्स। ठीक है, सभी में मैंने उल्टा स्टेटमेंट रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फास्ट एम्प्टिंग इज जनरली रिक्वायर्ड। हमारे लिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग शुड बी फास्ट। बहुत सारे ड्रग गैस्ट्रिक एसिड में स्टमक में डिग्रेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना रहता है, तो ये फास्ट होना चाहिए पहला तो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, ना कि जीरो ऑर्डर प्रोसेस। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत पास होगा स्टमक से इंटेस्टाइन में, एज कंपेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट। फैट का तो सबसे लास्ट होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। उसी प्रकार इमोशनल स्टेट का भी रोल होता है इस पे, जैसे कि स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हमने पढ़ा है, वो सब भी अफेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।